आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 हिस्ट्री द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है नेशनलिज्म। इसको समझना जरूरी है। इसको अगर हम लोग समझ गए तो पूरे चैप्टर को इजी वे से समझ लेंगे। लेकिन ये समझाने से पहले मुझे वो अप्रोच डेवलप करना है जिस अप्रोच से आपको पढ़ाई करना चाहिए। मैं आगे के सारा का सारा सोशल साइंस के सब्जेक्ट को कवर करूंगा, इसलिए बहुत जरूरी है आपका एक सर्टेन अप्रोच डेवलप करना। सो अप्रोच क्या है? सी, व्हेन इट कम्स टू द एजुकेशन, इसका दो अप्रोच होता है। एक होता है सब्जेक्टिव अप्रोच, सब्जेक्टिव, और एक होता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्जेक्टिव अप्रोच के अंतर्गत बहुत सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आते हैं। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, नो डाउट ये हमको नॉलेजेबल बनाता है और नॉलेजेबल पर्सन। और क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया होने के कारण समहाउ लोग नॉलेजेबल है, लोगों के पास अच्छा खासा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्योंकि इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है। एट द सेम टाइम सब्जेक्टिव अप्रोच में ये आता है इंटेलेक्ट डेवलप करने का काम। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सी, अगर मैं सिंपल क्वेश्चन अगर पूछूं यहाँ पर, ताजमहल कहाँ पे है? इसका आंसर है आगरा। दिस कम्स अंडर द ऑब्जेक्टिव अप्रोच। लेकिन ताजमहल आगरा में क्यों है? वाई इज इट इन आगरा? तो ये आता है इंटेलेक्चुअल अप्रोच में, यानी कि यहां पर सबका आंसर डिफरेंट होगा। हर कोई अपने कैपेसिटी से इसका आंसर लिखेगा। हमें इस पॉइंट पे फोकस करना है। आपने कई सारे ऐसे यूट्यूब लेक्चर या फिर कहीं पे भी आपने ये चीज ऑब्जर्व किया होगा जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को बुराई करेगी। हमारा एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ है, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें सुनने को मिलता है। पर ट्रस्ट मी, प्रॉब्लम ये है एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ी नहीं है, प्रॉब्लम ये है उसके इम्प्लीमेंटेशन में, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सी, अगर हम हमारा मेजर सिलेबस देखें एजुकेशन का, मान लो एनसीईआरटी का सिलेबस अगर ले, तो कुछ सब्जेक्ट है जो ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत आते हैं। ह्यूमैनिटीज कह लो आप सोशल साइंस, सोशल साइंस के सब्जेक्ट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ऑल दीज सब्जेक्ट्स कम्स अंडर द ह्यूमैनिटी। अदर वन मैथ, साइंस और लैंग्वेज। अगर मैं मेजर सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर तो ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ। सी, हर एक सब्जेक्ट का एक सर्टेन पर्पस है। जैसे ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट होते हैं, इनको आप जो भी पढ़ते हो, इनका एविडेंस फिजिकल रूप में अवेलेबल है। सो इट हेल्प्स टू क्रिएट काइंड ऑफ इमेजिनेशन पावर। जियोग्राफी में बारिश हो रही है, यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स। कहीं का एनवायरमेंट कैसा है आप देख सकते हो। ताजमहल बना हुआ है, आप जाके देख सकते हो। अकबर ने कुछ किया, उसका एविडेंस है। अशोक के कुछ स्तंभ है, वो जाके देख सकते हो। सो इट हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये हेल्प करता है क्रिएट इमेजिनेशन करने में, क्योंकि अभी आप मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हो क्लासरूम में, आप उस टाइम पे नहीं देख रहे हो, लेकिन इमेजिन तो कर रहे हो ना। उस इमेजिन का रियल एविडेंस उसी समय आप चेकआउट कर सकते हो। साइंस हेल्प करता है उस किसी भी चीज का लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, चीजों को लॉजिकली, यानी वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू विल गेट फ्रॉम हियर, आप उसको लॉजिकली चीजों को एग्जिस्ट करा सकते हो कि वो क्यों ऐसा हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल अलेक्जेंडर ही क्यों आया इंडिया में, और वो वेस्ट से ही क्यों है। ज्यादातर अटैकर्स जो है वेस्ट से ही क्यों है। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे, ठीक है, अगर आप हिस्ट्री उठा के पढ़ोगे तो जितने भी अटैकर्स थे सब इधर से ही आ रहे हैं। इट्स अ लॉजिक। अब ये लॉजिक हेल्प करता है इन सब चीजों में। फिर अब लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऐसे बहुत सारी चीजों में है। साइंस को थोड़ा सा और ब्रॉड कर लो, इसका एविडेंस प्रूफ की चीजें कैसी हो रही है, मैथ वहां पे वर्क करता है। मैथ अभी तक अगर आपने ये पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सिंपल, बट इट शोज सर्टेन काइंड ऑफ स्क्वायर। दिस, सो ये इसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। और अगर आप किसी कोडर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कंसल्ट करेंगे, दे विल टेल यू पबजी जैसे गेम या फिर GTA, ये जितने भी गेम है,
सर्टेन काइंड ऑफ दीज आर द वर्चुअल इन्वायरमेंट, एक तरीके से डिजिटल यूनिवर्स है, जैसे हमारी दुनिया है वैसे ही एक तरीके का डिजिटल यूनिवर्स। उसको क्रिएट करने के लिए जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है वो मैथ का। साइंस हमें लॉजिकल इंटरप्रिटेशन देता है हर एक चीज का जो हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्टेंस है उनका। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हमें इमेजिनेटिव पावर एज वेल एज अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट रिसोर्स, रिसोर्स यानी कि ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, these are the human, these are the resources, human non human, ये सारे रिसोर्सेस होते हैं। लैंग्वेज हमें हेल्प करता है, ये सारा जब इंफॉर्मेशन आपके पास है, सारा नॉलेज है, इसको कैसे प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंट टाइम में एजुकेशन का सिस्टम देख लो, सारा फोकस यहाँ पे, आपको नीट जेई क्रैक कराना है, करो, आपको नीट जेई तो क्रैक कराना है, लेकिन आपको ये इंफॉर्मेशन, यानी किसी भी स्कूल में अगर आप देखोगे ऑब्जर्व करोगे, इस सब्जेक्ट पे और इस सब्जेक्ट पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लाइटली फोकस करते हैं। अब इसके कारण क्या होता है, आप नीट जेई पे फोकस कर रहे हो, अच्छी बात है, नो डाउट आप कर रहे हो, आप आईआईटी वगैरह क्रैक कर रहे हो, गेन भी कर रहे हो। प्रॉब्लम ये है अल्टीमेटली यू आर बिकम जॉब सीकर नॉट अ जॉब क्रिएटर, क्योंकि आपको रिसोर्स का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप इनोवेशन और रिसर्च में ना के बराबर जा रहे हो। इनोवेशन रिसर्च होगा नहीं तो नया जॉब क्रिएट नहीं होगा, जो एग्जिस्ट कर रहा है उसी में ही मल्टीप्लाई या फिर एड ऑन कर रहे हो। इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम कभी भी हमें जॉब क्रिएटर नहीं बनाता, सिर्फ जॉब सीकर बनाता है। व्हाट इफ, क्योंकि ये तो पढ़ना ही है ना, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ रहे हो, और इसी को अगर ढंग से पढ़े तो, फोकस तरीके से पढ़े तो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, हमारा इनोवेशन रिसर्च अच्छा खासा होने लगेगा, हमारा जॉब क्रिएट होने लगेगा। अदरवाइज आप देखो कंट्री के अंदर सबसे मेजर प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट का। चीजों को जानने के बजाय हम लोगों ने क्या किया है, एजुकेशन को पूरा का पूरा डिस्टर्ब कर रखा है, और प्रॉब्लम ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है, दैट्स इट। तो नेशनलिज्म बेसिकली अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, देखना कितना डेप्थ लेवल की चीज है। आपको लगेगा कि सिर्फ एक चैप्टर है जिसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रखना, नहीं बाबा, दादा आप फिगर आउट करोगे, देखना कितना सारी कुछ है इसमें। नेशनलिज्म टर्म बना हुआ है नेशन और आईएसएम से, दो ऐसे शब्द जो नेशनलिज्म को फॉर्म करते हैं। नेशन रिप्रेजेंट करता है कॉमन आइडेंटिटी को, कॉमन आइडेंटिटी। अब ये कॉमन आइडेंटिटी कुछ भी हो सकता है ना, जैसे कि रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, कुछ भी एक्सेट्रा। सो दीज आर द कॉमन आइडेंटिटी। लोगों के अंदर ये रियलाइज कराना कि आप एक रिलीजन के हो, एक सर्टेन काइंड ऑफ कम्युनिटी फॉर्म करना। आईएसएम रिप्रेजेंट करता है आइडियोलॉजी को। आइडियोलॉजी का जो आउटकम होता है वो चेंज कर देता है सोसाइटी एज वेल एज गवर्नमेंट। सोसाइटी और गवर्नमेंट दोनों पे ही इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो थ्रू आउट द यूरोप हुआ क्या 19th सेंचुरी में, मेजर कॉमन आइडेंटिटी पीपल को रियलाइज कराया गया। आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा, आपने सोशलिज्म पढ़ा होगा क्लास 9th में। कॉमन आइडेंटिटी के हेल्प से रिवॉल्ट कराना, दैट कॉमन आइडेंटिटी बिकम फंडामेंटल आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा बन गया जिसके बेसिस पे रिवॉल्ट कराना, एक नए फॉर्म ऑफ सोसाइटी और गवर्नमेंट को बनाना। इस दौरान क्या हुआ था, पहले डायनेस्टिक रूल था, बाद में क्या हुआ, डेमोक्रेसी। इस पूरे चैप्टर का जो टाइम लाइन है वो 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्ट होता है 1914 वर्ल्ड वॉर 1 तक। ये जो कंसेप्ट है नेशनलिज्म, कीप ऑन इवॉल्विंग। सी, अगर आप
फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें तो उसमें कुछ पॉइंट्स थे, जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, इन्हीं सब चीजों पे ज्यादा जोर दिया गया था। और ये वो चीजें जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। क्या है ये? एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज का मतलब, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज का मतलब ये हुआ कि इट हैज different meaning for different person। डिफरेंट लोगों के लिए इसका मीनिंग डिफरेंट होगा। लिबर्टी की बात करें या इक्वलिटी की बात करें, लोगों के हिसाब से, उनके एज के हिसाब से, उनके नीड के हिसाब से इन सारी मीनिंग्स जो है चेंज होता है। जैसे क्लास 10 का अगर बच्चा है उसके लिए लिबर्टी का मीनिंग कुछ और होगा, वहीं अगर ग्रेजुएशन का बच्चा है तो उसके लिए लिबर्टी का मीनिंग कुछ और होगा, वहीं अगर कोई जॉब करने वाला बंदा है तो उसके लिए लिबर्टी का मीनिंग कुछ और होगा। सो नेशनलिज्म ये सारे के सारे कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट करने में मदद किया, जिसके बेसिस पे वही कॉमन आइडेंटिटी विचारधारा के रूप में वर्क किया, जिससे ना सिर्फ एक नया सोसाइटी या फिर गवर्नमेंट या पूरा का पूरा कंट्री फॉर्मेशन करने में मदद किया। अब अगर आप सोचोगे कि ओहो ये तो बड़ा सिंपल टर्म है, इवन ये फायदा कर रहा है लोगों को, तो दादा यहाँ पे फोकस करो, ये आज भी एग्जिस्ट करता है। ये हमारा कंट्री है, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश। यहां के लोगों को रिलीजन गिवन एज ए कॉमन आइडेंटिटी, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ? सेपरेशन ऑफ कंट्री। सी व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल रिलेशन, आज ग्लोबलाइज वर्ल्ड में नो डाउट हम सारे कंट्रीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और कनेक्टेड है। व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल रिलेशन तो सिर्फ एक ही चीज होता है जिसको बोलते हैं नेशनल इंटरेस्ट। देयर इज ओनली नेशनल इंटरेस्ट। और हर एक कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट है आपके कंट्री को डिस्ट्रॉय करना, डिस्टर्ब करना, क्योंकि स्कूल लेवल पे इन सब्जेक्ट को बहुत लाइटली लेते हो, आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे तमिलियन पीपल को ये रियलाइज कराना कि आपका तमिल सुपीरियर है, नो डाउट इट्स अ सुपीरियर लैंग्वेज, दैट्स ओके, बट आप किसी और लैंग्वेज को क्यों इंफीरियर करते हो? प्रॉब्लम क्रिएट करना। कन्नड़ा बहुत ज्यादा मैटर चल रहा है आजकल, मराठी सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्थ ईस्ट, रेस, कास्ट, दोनों इश्यू, रिजल्ट मणिपुर का दंगा पिछले 2 साल से 3 साल से देखने को मिल रहा है। तो ये जो टॉपिक है ना बहुत ही हैवी है, और इन सब चीजों का इस्तेमाल ह्यूज लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन, इवन आपने नाजिज्म में पढ़ा होगा, लगभग 6 मिलियन जूस को मार दिया गया था। रीजन यही है, वो क्लास इस तरीके से चीजों को जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप अपने लाइफ के बेटर डिसीजन नहीं ले सकते। सो इस चैप्टर में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले देखने को मिलता है एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जो नेशनलिज्म इन सब चीजों से रिलेटेड बात करेंगे। सो बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन में स्टार्ट होता है एक नए फॉर्म ऑफ सोसाइटी का बनना। जैसे पहले क्या था, पहले के टाइम में मोनार्की रूल होता था, मोनार्की रूल होता था। मोनार्की रूल के बाद आया मॉडर्न स्टेट, मॉडर्न स्टेट। ना मॉडर्न स्टेट में क्या था, देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट, ऑब्वियस बात है मोनार्की से रिवॉल्यूशन हुआ, रिवॉल्यूशन होके मोनार्की, मॉडर्न स्टेट। अब ये जो मोनार्की रूल या फिर रिवॉल्यूशन को पढ़ना हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ेंगे, आप वीडियो इसका देख सकते हो। मॉडर्न स्टेट में क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और राजा के पावर को लिमिट किया गया। नो डाउट पीपल गॉट राइट्स, लोगों को अधिकार दे दिया गया।
कॉन्स्टिट्यूशन था ही जो उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा था। पर स्टेट किस बात को रिप्रेजेंट करता है? स्टेट रिप्रेजेंट करता है बाउंड्री को, टेरिटोरियल बाउंड्री, टेरिटोरियल बाउंड्री, जिसके अंदर विद इन दैट ऑथोराइज टू टेक डिसीजन, इनको अथॉरिटी का डिसीजन ले सकते हैं। There is a territorial boundary, या इसको अलग टर्म में बोल सकते हैं स्टेट, द टर्म स्टेट रिप्रेजेंट सोवरेनिटी, सोवरेनिटी, संप्रभुता। या इसको अगर आप अलग तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो तो ऐसे करो, देयर इज अ किंग या रूलर जो भी है, मे बी इलेक्टेड बाय पीपल, डेमोक्रेटिक भी हो सकता है, एंड देयर इज अ पब्लिक, बट पब्लिक के पास अपनी कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं है, नो कॉमन आइडेंटिटी। और जो रूलर है एक तरीके से कह सकते हो रूलर के अकॉर्डिंग पब्लिक है, वट एवर रूलर वॉन्ट्स पब्लिक हैव टू डू, रूलर के अकॉर्डिंग पब्लिक है। इसके बाद एक नया कंसेप्ट आया जिसे बोलते हैं नेशन स्टेट, यहां पे रूलर के अकॉर्डिंग पब्लिक। नेशन स्टेट का मतलब ये हो गया कि पीपल हैव कॉमन आइडेंटिटी, पीपल हैव कॉमन आइडेंटिटी, पीपल हैव कॉमन आइडेंटिटी, और जो यहां का रूलर होगा वो पब्लिक के अकॉर्डिंग होगा, रूलर एज पर पब्लिक के अकॉर्डिंग। स्टेट अगेन रिप्रेजेंट करता है कि इनका एक सर्टेन बाउंड्री होगा, जो भी रूलर होंगे, किंग होंगे, गवर्नमेंट होंगे, इनका एक सर्टेन बाउंड्री होगा, इस बाउंड्री के अंदर दे आर ऑथोराइज्ड टू टेक डिसीजन व्हाट एवर डिसीजन दे वांट। इसका आप लोग को डिफिनीशन बनाना है, ये सिंपल डिफिनीशन आप बना सकते हो, लिख सकते हो, अपने तरीके से नोट्स बना सकते हो। ऐसे ही नेशन स्टेट का बनाना है, ये भी चलेगा। आपको नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेडरिक सोरियो पे, हमारा जो चैप्टर में मेन डिस्कशन है। फ्रेडरिक सोरियो जो है, पहले टाइमलाइन क्लियर कर लो, पहले टाइमलाइन दिमाग में रखिए। ये हमारा है 1789 से पूरा चैप्टर का स्टार्टिंग होगा 1914, हम लोग डील कर रहे हैं 1848 के बारे में, जिस टाइम पर नेशनलिज्म का कंसेप्ट काफी लेवल तक इवॉल्व हो चुका है, और उस टाइम पर फ्रांस के एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने इसको कैसे इंटरप्रेट किया, इसको कैसे इंटरप्रेट किया, तो इन्होंने क्या किया, 4 प्रिंट्स बनाए, 4 पिक्चर्स। उन एक पिक्चर्स में से इन्होंने ये शो करने की कोशिश की एक यूटोपियन वर्ल्ड को, एक यूटोपियन वर्ल्ड मतलब एक ऐसा इतना ज्यादा आइडियल दुनिया, आइडियल वर्ल्ड जिसका एग्जिस्ट होना इम्पॉसिबल है। तो ये देखो, जिस टाइम पे 1848 की बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बताया कि एक दुनिया होगा जो कि डेमोक्रेटिक होगा। इनका ड्रीम वर्ल्ड क्या था, ड्रीम वर्ल्ड इनका था डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक। इसका मतलब क्या हुआ, डेमोक्रेटिक ये रिप्रेजेंट करता है कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन है, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट डिसीजन, इन गवर्नमेंट डिसीजन। अब जनरली इसको आप कैसे कर सकते हो, देखो गवर्नमेंट का डिसीजन जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, दे इम्प्लीमेंट थ्रू लॉ मेकिंग, एंड लॉ मेकिंग के अंदर पीपल इलेक्ट कर रहे हैं, सो इनडायरेक्टली इट्स शोइंग दैट कि यहाँ पे पब्लिक का पार्टिसिपेशन है। सोशल रिप्रेजेंट दैट कि जो गवर्नमेंट का वर्क होगा वो फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक, पब्लिक के वेलफेयर के लिए ही काम करेगा, दैट्स इट। रिपब्लिक ये शो करता है कि जो हेड ऑफ गवर्नमेंट या कंट्री वो इलेक्टेड होंगे, जैसे कि हमारे कंट्री में हमारे प्रेसिडेंट जी इलेक्टेड है। तो ये एक ऐसी दुनिया को इमेजिन कर, इसके लिए इन्होंने एक पिक्चर ड्रॉ किया जिसमें एक था स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसके एक हाथ में था टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट,
दूसरे हाथ में था राइट्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ मैन, इसका एक चार्टर, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। और ये था स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये शो कर रहा है कि यहां से पीपल मूव कर रहे हैं, शोइंग रिस्पेक्ट टू दी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये एक सिंबलाइज फिगर है। इनके पास अपना एक आइडेंटिटी, दे आर द नेशन, दे आर फॉर्मिंग नेशन, नेशन फॉर्मेशन। इनकी अपनी आइडेंटिटी कैसे शो कर रहे हैं, अलग फ्लैग है। ये जितने भी पीपल हैं ये शोइंग डिफरेंट नेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैग एंड कॉस्ट्यूम। अब ये बोल तो सकते नहीं है। फ्लैग और कॉस्ट्यूम के बेसिस पे ये शो कर रहे हैं कि ये अपना नेशन फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें से यूएस आगे बढ़ चुका है। 1848 की कहानी है, यानी कि यूएस ने अपना नेशन फॉर्म कर लिया है, स्विट्जरलैंड ने भी कर लिया है, पीछे फ्रांस करने वाला है। जब लोग स्टोरी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कैसे एक बार डेमोक्रेसी आता है बाद में खत्म हो जाता है। तो खैर यहाँ पे इसके पीछे जर्मनी, ऐसे करके कंट्रीज धीरे धीरे नेशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बट ये जब ये प्रोसेस चल रहा है, दे हैव टू पास थ्रू दी मोनार्की, मतलब मोनार्की को डिस्ट्रॉय करने के बाद ही ये पॉसिबल है। सो यहाँ पे शो कर रहे हैं डेब्रिस ऑफ मोनार्की, रिमेन्स ऑफ, डेब्रिस ऑफ मोनार्की या रिमेन्स ऑफ मोनार्की ही चलेगा। तो यहाँ पे ये ऊपर से कुछ क्राइस्ट, यानी कि मान लो गॉड टाइप के फिगर, क्राइस्ट, सेंट, ये लोग इस चीज के एविडेंस है। दे शोइंग दैट कि पीपल, जो लोग हैं वो भाईचारा को शो करते हुए एक नए नेशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, पब्लिक का पूरा पार्टिसिपेशन होगा इन द लॉ मेकिंग, सोशल यानी कि जो गवर्नमेंट होगा हैव टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, एंड रिपब्लिक यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड कंट्री विल बी इलेक्टेड। समझ में आया बात? ये इस चीज को शो कर, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट मतलब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये डायरेक्शन दे रही है, इस तरफ अगर आप आओगे तो आपको कुछ अधिकार मिलेंगे, ये चीजें शो कर रहा है। 1848 ये नेशनलिज्म का मीनिंग इनके हिसाब से। बाद में इस मीनिंग को और ज्यादा इवॉल्व हुआ, आगे चल के 1882 में एक फिलोसोफर थे, 1882 फ्रेंच फिलोसोफर जिनका नाम था अर्नस्ट रेनन। इनका मानना यह था कि जो नेशन का जो आइडिया है वो सिर्फ कॉमन आइडेंटिटी नहीं है, इट्स नॉट ओनली कॉमन आइडेंटिटी लाइक लैंग्वेज, रेस, लैंग्वेज, रेस, रिलीजन। इनका कहना है कि सिर्फ इतना ही कॉमन आइडेंटिटी नहीं है, rather than पीपल का कुछ शेयर्ड हिस्ट्री भी होना चाहिए, कॉमन स्ट्रगल होना चाहिए, कॉमन स्ट्रगल इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन। जो आप नेशन को फॉर्म किया उसमें कॉमन स्ट्रगल, कॉमन हीरोज होने चाहिए। जैसे हमारे हीरोज हैं महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, ये हमारे कॉमन हीरोज हैं। इन दिस बेसिस पे तब जाके कहीं सोसाइटी में एक फ्रेटर्निटी, इस तरीके की भावना और नेशन का फॉर्मेशन होता है। तो आप इतने में ही देख लो, आइडिया ऑफ जो नेशन है वो कीप ऑन चेंज हो रहा है और आज भी चेंज होता है। एट द सेम टाइम जो नेशन का कंसेप्ट है वो कैसे इमर्ज हुआ, कैसे स्प्रेड हुआ, इसी चीज के बारे में इस पूरे चैप्टर को समझना है। आई होप कि आपने ये समझ लिया। इसके बाद हम लोग मॉड्यूल 1 को डिस्कस करेंगे जिसमें इमर्जेंस और स्प्रेड ऑफ नेशन को समझेंगे। थैंक यू।